गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं इस टाइम पे, हमारे इधर तो चली रही हैं, आपके यहाँ भी गर्मियाँ बहुत हो रही होंगी। गर्मियों से बच के रहिए जितना हो सके। मैं अपने रियल लाइफ की कुछ स्टोरीज शेयर करती हूँ, अपनी आप बीती बताती हूँ अपने वीडियोज़ में। तो पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, सुनिएगा। मुझे मेरे ससुराल में, मेरे पति फ़ौज में, मेरी शादी हुई। मेरे पति देखने आए, फिर उनके फादर देखने आए, फिर मेरे जेठ अलग से देखने आए, फिर उनके फ्रेंड देखने आए। मतलब ऐसे करके 3-4 बार लोगों ने देखा। फिर इंगेजमेंट में मेरी रविशंकर नहीं आए, रविशंकर के अलावा उनकी पूरी फैमिली आई थी। मतलब उस टाइम पे भी सबने मुझे देखा था। अब मैं आपको बताती हूँ। शादी के कुछ दिन बाद मुझे मेरे ससुराल से निकाल दिया गया। गलती कुछ भी नहीं थी, सिर्फ मेरी गलती इतनी थी कि मैं ससुराल में रहना चाहती थी, और लड़कियों की तरीके और औरतों की तरीके, पर मुझे रहने नहीं दिया जाता था। मेरी सास मुझे बहुत टॉर्चर करती थी, मेरी जेठानी, मेरी नंदे मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। मुझे खाना तक नहीं दिया जाता था। जब मेरी हालत एकदम, जैसे मैं गई और मैं 10-15 दिन अपने ससुराल में रही, फिर जब मुझे खाना नहीं मिलता था, मतलब सब लोगों ने खा लिया, उसके बाद जो खाना बचा मेरे खाने से पहले भैंस को दे दिया जाता था कि हमारी यहाँ की भैंस बासी खाना नहीं खाती है, कल का खाना नहीं खाएगी, उसे ताज़ा ताज़ा खाना चाहिए होता है। तो सबके खाने के बाद डाल दिया जाता था, और जो बासी खाना बचता था, जो स्मेल आने लगती थी, बदबू आने लगती थी, वो खाना रखा जाता था खाने के लिए। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, ऐसे होता था मेरे यहाँ। तो पहले मुझे 3 महीने के लिए निकाल दिया गया। तो वही है, शादी में, नई नई शादी में तो ये होता है कि नहीं, आप दहेज प्रथा का केस लगा सकते हैं। तो जब मेरे को ये इन लोगों ने निकाला तो मैं मायके चली गई। उसके बाद मैं मायके में रही, 1 महीना बीता। फिर मेरे फादर ने कहा कि भाई क्या है, मतलब, तो जो है ऐसे करते करते 3 महीने बीता। फिर जब इन लोगों को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि केस कर दें हमारे ऊपर, तो ये लोग फिर मेरे को लेके आए ज़बरदस्ती। मतलब भाई लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करके लेके आए। मेरी जिठानी सबसे नाखुश रहती थी मेरे ससुराल पे रहने में। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि शानू ससुराल में क्यों है, शानू रविशंकर के साथ क्यों है। मेरी सास को भी सेम चीज़ें प्रॉब्लम रहती थी। अगर हम एक साथ बैठे बात करें या फिर रूम शेयर करें, हम दोनों एक रूम में भी रहते थे ना, तो मेरी सास को बहुत बुरा लगता था। तो मेरे पति अगर छुट्टी भी आते थे ना, तो मेरे सास और ससुर के बीच में सोते थे। मेरे पति सास ससुर के बीच में सुलाया जाता था उनको, कि ऐसा ना हो कि शानू के साथ जा करके रहने लगे। और अगर फिर भी वो आए, जैसे मैंने बोला कि आप मेरे को टाइम नहीं देते हो, बोलते नहीं हो, फिर शादी क्यों की आपने मुझसे, तो थोड़ी देर के लिए कमरे में आएंगे, जैसे ही मैं सो जाती थी वो अपना बाहर चले जाते थे। मतलब फिर वही चीज़, उन्हें ये दिखाना रहता था कि नहीं, मैं बीवी के साथ नहीं रहता। फिर दोबारा ऐसे होते होते 6 महीने मेरे को दोबारा निकाला मेरी सास ने 6 महीने के लिए। जब 6 महीने के लिए निकाला मेरे पास, मैं फिर मायके चली गई। मैं फिर से मायके चली गई अपने। उसके बाद जो है, मैंने कहा बार बार का इन लोगों ने नाटक हो गया है। मेरे हस्बैंड भी नहीं आए थे, मैं उनसे भी कुछ कहती थी तो कहते थे मम्मी है, चुप रहो, कुछ मत बोलो, ऐसे नहीं होता है। वो भी मतलब उन्हीं का सपोर्ट करते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो 6 मंथ दोबारा मुझे निकाला गया है, तीसरी बार 2014 के लगभग। जब तीसरी बार मुझे 2014 में निकाला गया तो मैं नहीं गई। मैं मायके नहीं गई। जब तीसरी बार मुझे निकाला गया, मैं मायके नहीं गई। मैंने कहा मैं मायके नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए मैं मायके नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों का ये वो हो गया है कि नहीं, तुम ये मायके में जाके रहेगी। पैसे भी नहीं देते थे रविशंकर, मैं बच्चे के साथ उस टाइम पे मायके में रहूँ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी रहने के लिए, आपको जो करना है आप करो। मेरे अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े थे, मेरे हस्बैंड ने ही जमा किए थे। तो उस टाइम पे मेरे को मेरे ससुराल वालों ने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कुछ कपड़े दिए मुझे और मेरे बच्चे के, बस।
और कुछ नहीं दिया गया, खाली हाथ निकाल दिया गया। मतलब एक बैग दे के मेरे को भगा दिया गया घर से। मैं रैवली गई, 2 दिन अपने पापा के यहाँ रही। 2 दिन के बाद मैंने धीमे धीमे सारा सामान इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा मुझे निकाल दिया, कोई बात नहीं, मेरी शादी का सामान दिया जाए, मुझे एटलीस्ट मुझे बेड मेरा दिया जाए और कुछ दिया जाए, चाहे नहीं दिया जाए, ताकि मैं अपने और जो है गैस और सिलेंडर मेरे पापा ने मेरी शादी में दिया था। मैंने कहा मेरे को मेरी शादी का सामान दिया जाए, ताकि मैं सिटी में कहीं पे भी किराए के कमरे में रह सकूँ, अपने बच्चे को पाल सकूँ, पढ़ा सकूँ, मैं मायके नहीं जाके रहूँगी। 2-3 दिन बाद ऐसे लड़ते लड़ते हफ्ते भर हो गए, तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे बेड, 2 टंकी, इतना दिया। फिर मेरे अकाउंट में पैसे थे, मेरे हस्बैंड ने ही डाले थे, तो मैंने उससे जो है घर गृहस्थी का जो भी सामान होता है, मतलब सिलेंडर और चूल्हा तो मेरे पापा ने मेरी शादी में ही दिया था, वो मेरी सास ने मुझे उठा के दिया, बेड दिया, गद्दे दिए, जो मेरा थोड़ा बहुत सामान था बस वो दिया। वो फिर मैंने बर्तन खरीदे और भी सारा सामान खरीदा, राशन खरीदा, सब कुछ किया और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगी। फिर अब मेरी सास को ये हो गया, भाई मेरे बेटे का खर्चा चल रहा है, मतलब मेरे बेटे की पेमेंट से चल रहा है। रविशंकर को भी होने लगा, भाई मेरा खर्चा लग रहा है, मेरी पैसे जा रहे हैं। फिर भी बात तो यही होगी, चाहे ससुराल में रहे चाहे अलग कमरा लेके रहे, तो खर्चा तो जा ही रहा है ना, पैसे तो रविशंकर के ही लग रहे हैं ना। आए दिन मेरे नंदोई लोग वहाँ पे खड़े रहते थे, किराए के कमरे पे खड़े रहते थे, कमरा खाली कर दो, रविशंकर के पैसे लग रहे हैं, कमरा खाली कर दो, फिजूल के खर्चे लग रहे हैं। मैंने कहा फिजूल के खर्चे लगे, रविशंकर के खर्चे लगे, मैं रविशंकर की वाइफ हूँ, अगर रविशंकर मुझे किराए के कमरे में रखेंगे और वो पैसा देंगे तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आए दिन यही हो रहा था, मेरे को रोज़ रोज़ टॉर्चर किया जा रहा था, रोज़ रोज़ टॉर्चर किया जा रहा था। मैंने घर नहीं खाली किया, मैंने कहा अगर आप लोग ज़्यादा वो करोगे तो आप चाबी ले लो घर की और आप खाली करो, फिर मैं पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं, मेरे को टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है, इतना सब कुछ हुआ मेरी लाइफ में, रविशंकर ने मेरे पास कॉल नहीं किया, बट सडनली एक दिन रविशंकर का कॉल आता है। मेरी मम्मी ने मेरी बहन को घर से निकाल दिया है, थानू को, सबसे छोटी बेटी को कपड़े बांध के घर से उठा के बाहर फेंक दिया मेरी सास ने। मैंने कहा क्यों, तो मेरे पति ने ये बोला कि उसकी तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उसको घर से निकाल दिया गया है, उसे कोई रख नहीं रहा, वो पड़ोसी के यहाँ है, गांव पर्वत खेड़ा में किसी और के यहाँ रह रही है। जवान बेटी 20-22 साल की, 21 साल की, किसी और के घर में रह रही है। मुझे समझ में नहीं आया, मैं बिना सोचे समझे मैं गई, उसको अपने यहाँ ले आई, रायबरेली में जहाँ मैं किराए के कमरे पे रहती थी। मैं उस नंद को अपने यहाँ ले आई, अपने यहाँ मैंने रखा, उसे खाना दिया, जैसे एक माँ अपनी बच्ची को पालती है वैसे मैं उसे पालने लगी। मैंने ये सोच लिया चलो मेरा एक बेटा है, ये भी पल जाएगी, शादी तो की रविशंकर को ही करनी है, तो कोई बात नहीं, मैं खा रही हूँ, ये खा रही है, बात एक ही है। बच्चे को भी पढ़ाती थी, घर के काम भी करती थी, अपनी नंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रही थी। महीने भर बीते, रविशंकर ने कॉल करना बंद कर दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। जो बीच में इंसान बात करना स्टार्ट कर दिया था, वो एकदम से फिर से कॉल करना बंद क्यों कर दिया उसने। मुझे टेंशन होने लगी। मैंने कहा एक्चुअली गलती मेरे साथ कहाँ हो रही, गलत मतलब मैंने क्या गलती की जो मेरा पति मुझसे बात नहीं कर रहा। ऐसे करते करते कम से कम महीना 1.5 महीना निकल गया। फिर जब इंसान को नींद नहीं आती तो इंसान मोबाइल में लगा रहता है और गाना सुना करता है या फिर कुछ भी किया करेगा, मोबाइल देखा करता है जब इंसान को नींद नहीं आती नॉर्मली। मैं भी यही कर रही थी। मैं जो गाने मैंने सेव करके रखे थे अपने मोबाइल में, टच स्क्रीन मोबाइल था मेरा उस टाइम पे, तो उसमें मैंने गाने सेव करके रखे थे, वही मैं सुन रही थी। मुझे रात का 2-2:30 बज रहा होगा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, ईयरफोन कानों में लगा के मैं गाना सुन नहीं रही थी। उसमें अचानक से एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। रिकॉर्डिंग सुन के ना मेरे होश उड़ गए। रिकॉर्डिंग में मेरी नंद धानु, मेरी सास की बातें थी। उन्हें ये लग रहा था कि कहीं मेरी नंद जो है सास से कह रही थी कि अभी भैया बात करने लगे हैं सानू भाभी से,
तो ऐसा कुछ करो कि ये लोग बात करना बंद कर दें। इन लोगों में मनमुटाव ख़त्म हो रहा है। ये मेरी नंद धानु और मेरी सास किसुन दुलारी के वर्ड थे। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने मॉर्निंग में, मैंने रात में कुछ भी नहीं बोला अपनी नंद से, मैंने सुबह मॉर्निंग में बोला, मैंने कहा तुम अपनी मम्मी से बात करती हो तो क्या बात करती हो, मैंने कभी तुमसे बात करने के लिए नहीं रोका, पर तुम बात करती हो तो क्या बात करती हो। तो उसने बोला कि कसम से, भगवान की कसम, मैं आपके बारे में कोई बात नहीं करती हूँ और मैं बात नहीं करती। मैंने कहा मैंने बात करने से कभी मना नहीं किया, अगर तुम बात भी करती हो तो कोई बात नहीं, माँ ने तुम्हारे साथ तुम्हें जो किया वो अलग बात है, बच्चा अपनी माँ को नहीं भूल पाता, ये भी चीज़। मैंने उसको रिकॉर्डिंग सुनाई, वो चुप हो गई। मैंने कहा है ऐसा है, तुम अपना सामान बांधो, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूँगी, तुम अपने घर वापस जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैं तुम्हें क्यों रखूँगी। तुम जाके पड़ोसी के घर में रहो, किसी रिश्तेदार के घर में रहो, तुम्हारी मम्मी रखे नहीं रखे तुम्हारी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम नहीं हो। मैंने उसका सामान पैक कराया, मेरे हस्बैंड को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और किसी को बोलो इसको लेके जाएं और वहाँ पे छोड़ें, क्योंकि मैं घर जाऊँगी नहीं, मुझे घर से निकाल दिया गया है। तो या तो फिर मैं वहाँ पे जा करके, स्कूल है हमारे ससुराल के पास, रोड, मेन रोड पे ही स्कूल है, मतलब जैसे आप रोड पे जाएंगे तो मेन रोड पे ही स्कूल है। मैंने वहाँ पे स्कूल है, मैंने कहा वहाँ पे छोड़ दूँगी, ये अपने घर चली जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसको ऐसे नहीं छोड़ो, मैं आ रहा हूँ हफ्ते भर बाद, तो मैं उसको छोड़ाऊँ। मैंने कहा ठीक है। ये हुआ, उसको वहाँ पे छोड़ आए। तब मुझे पता, मैंने रिकॉर्डिंग अपने हस्बैंड को भी सुनाई थी। उस टाइम पे वो चुप थे, जब उन्होंने बोला ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे घर वालों की गलती है, एक्चुअली तुम ये करो कि रिकॉर्डिंग डिलीट कर दो, नहीं तो क्या फ़ायदा। हमने कहा चलो ठीक है, मैंने पति पे विश्वास किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड मुझे ऐसे धोखा देंगे। उसके बाद हम जबलपुर चले गए, मेरे हस्बैंड मुझे जबलपुर लेके चले गए। ये दूसरी बार थी जब मेरे को घर से निकाला गया। जबलपुर इसलिए गए क्योंकि किराए के कमरे पे भी आ ही रहा था बिल, देना ही पड़ रहा था खर्चा। तो उन्हें लगा कि अगर फौज में जाके रखूँगा तो कम से कम किराए का तो बच जाएगा, कमरे का तो मेरा बच ही जाएगा। बच्चा स्कूल जाता है तो बस का बच जाएगा, तो काफ़ी पैसे बच जाएंगे। इस वजह से रविशंकर ने मुझे जबलपुर में रखा था, सरकारी क्वार्टर। तिवारा रविशंकर ने मुझे फिर निकाल दिया। जब मैं जबलपुर से वापस आई, मैं जिद करने लगी मैं ससुराल में ही रहूँगी। मेरे पति का था कि तुम ससुराल में नहीं रहोगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से यही बोला, जब तुम जाके पर्वत खेड़ा में रह सकते हो तो मैं तुम्हारी बीवी होकर के घर में क्यों नहीं रह सकती। मतलब ऐसा घर में क्या होता है कि तुम रहो और मैं ना रहूँ। वहीं पे तुम्हारी भाभी रहती है, भाई एक कटी पंजी नहीं खर्चा करता है, पूरा घर का खर्चा तुम उठा रहे हो, तो मैं क्यों नहीं रह सकती, मेरा बच्चा क्यों नहीं रह सकता। इस बात में झगड़ा हुआ। रविशंकर ने इस बार ना थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने। बार बार मैं वापस आती थी, इस बार इन लोगों ने सोचा कि परमानेंटली निकालना है तो इनको कैरेक्टरलेस साबित करना पड़ेगा मुझे। इन लोगों ने 3-4 लोगों को बुलाया, बोला कि इसका रेप कर लो फिर इसे निकाल देते हैं घर से, बच्चलन साबित करो। ऐसी नौबत आने से पहले ही मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए पॉइजन खा लिया। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी इज्जत तो बच गई, पर मेरी जान बहुत मुश्किल से बची। इन सब चीज़ों में, मारपीट के दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं फिर से अपने मायके पहुंच गई। मैंने यूनिट में बोला, फिर मैं किराए के कमरे पे रहने लगी। प्रोसेस वही था, कुछ भी सामान नहीं दिया, सिर्फ बेड दिया, 2 टंकी दी, उसके बाद बोल दिया कि नहीं। मेरे अकाउंट में जो पैसे थे उनसे मैंने घर गृहस्थी का सामान खरीदा और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगी। फिर मेरे को डिप्रेशन के अटैक आ गया, मुझे दूसरी बार डिप्रेशन हो गया और 3rd स्टेज तक चला गया। तो मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी, तो मैं अपने बच्चे को कैसे पालती। फिर मुझे 2018 में मैंने कमरा खाली कर दिया और अपने मम्मी पापा के पास आके रहने लगी, क्योंकि मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से। तो उसके बाद 2018 से लेके, मान लीजिए 2017 से लेके 2020 तक मैं अपने रवि से अलग थी, ये समझ लो। मुझे निकाला था इन लोगों ने, वनवास दे दिया।
अभी 2024 चल रहा है, फिर से इन लोगों के वही नाटक है, घर से चली जाओ, घर से निकल जाओ। बट इस 3 बार तो मैं चुपचाप चली गई थी, मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस कंप्लेन कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी से नहीं बोली अपनी प्रॉब्लम। बट अब की मैंने कहा 3 बार तुम लोगों ने यही चीज़ किया, पूरी ज़िंदगी क्या मेरे को यही करना है, मायके चली जाओ, मायके चली जाओ। शादी के बाद कौन सी लड़की मायके में जाके रहना चाहती है? कोई भी नहीं रहना चाहती। मैंने भी यही किया। अगर मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, बोल रही हूँ, तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तो अब इनका कहना है, मेरे पति का, इस भूल में मत रहना है कि ये घर तेरा है। कौन सा तेरा घर? मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, लीगल वाइफ, ठीक है? तो लीगल वाइफ के जो हक होते हैं ना, तो मुझे चाह कर भी अपने घर से नहीं निकाल सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम जा करके अपने मायके रहो। तो ये मेरा घर है। इवन ससुराल में भी अगर तुम जाके रहते हो तो वहाँ पे भी मेरा हक है। मैं कोर्ट जा करके रेसिडेंस रहने का अधिकार मांग सकती हूँ और जा सकती हूँ, ससुराल रह सकती हूँ जाके। बट उस नीच गांव में मुझे जाना ही नहीं, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ और मुझे वो सब वही नहीं है। ये मेरा घर है, मुझसे छीन लो, ले लो, कोर्ट केस करना है शौक करो, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने एडवोकेट भी कर लिया है। कोर्ट में साबित करना, कोर्ट में मैं बहुत कुछ साबित कर दूंगी। चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर जो पैसे लेके गए, हर एक चीज़ के मेरे पास सबूत हैं, विथ तुम्हारी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट के साथ। मतलब चैटिंग भी है, बैंक डिटेल भी है, प्लस रिकॉर्डिंग भी है। आग मैं लगाऊंगा। आग तो तुमने लगा ही दी है ज़िंदगी में, और भी कुछ करना है क्या? पूरे समाज में, भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो रही, लोग तुम्हारे मुंह पे थूक रहे हैं, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रविशंकर ने बोला है क्या भाई तुम्हें सदमा लग गया, भांगवा खा के बैठे हो क्या? तू कौन है? मैं सानू गौड़ हूँ, मिसेज रविशंकर भी बोल सकते हो। मैं रविशंकर की लीगली वाइफ हूँ। गाजे बाजे के साथ तुमने मेरी से शादी की है, तो मेरे को निकाल नहीं सकते हो। तो बाबू उतना ही जो सपने देखो जितना चल जाए तुम्हारा। खुद की बर्बादी तुम खुद कर रहे हो, मैं नहीं कर रही कुछ। जितना मुझे तुम प्रेशराइज करोगे तुम सब लोग, उतना ही मैं बोलूँगी, उतनी ही मैं स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग दूंगी। तेरे को खर्चा नहीं दूंगा। वो वक्त बताएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए टेंशन मत लो अभी। मैं भी नहीं ले रही। इसीलिए तेरे पति भी छोड़ा होगा, इसीलिए तेरा पति भी छोड़ा होगा। ओहो, मेरा पति भाग गया और रविशंकर तुमसे ज़्यादा बेटर कौन जान सकता है ये चीज़? मेरे पति को बुढ़ियों का शौक चढ़ रखा है, अपनी उम्र से 4 साल 5 साल 10 साल 15 20 साल बड़ी औरतों का। तो मैं ठहरी उससे छोटी उम्र की औरत, 5-6 साल छोटी हूँ उससे, ठीक है? तो जिसका कैरेक्टर खराब हो ना, उसे कोई समझा नहीं सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम घर छोड़ के चले गए, मैं बहुत खुश हूँ। खुश, अब मैं बता देती हूँ खुश क्यों। रविशंकर रहते हैं ना, तो मुझसे और मेरे बच्चे से पूछो कि नरक क्या है। जीते जी तुमने नरक देखा है? क्योंकि लोगों ने ये सुना है कि मरने के बाद नरक जाया जाता है। नहीं, शादी के बाद मैंने नरक देखा है। और बच्चा होने के बाद बच्चा मुझसे कभी कभी कहता है तुम्हारी ज़िंदगी तो बर्बाद थी, मेरे को दुनिया में क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। इतना टॉर्चर मुझे भी सहना पड़ता है, ठीक है? जब बच्चा ये कहते हैं अपनी माँ से तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं और मेरा बच्चा दोनों बहुत खुश हैं, ठीक है? अच्छे से खा रहे हैं, रह रहे हैं, बिना टेंशन के रह रहे हैं। तुम अपनी चिंता करो कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा, तुम्हारी प्यारी भाभी का, क्योंकि भाभी बहुत प्यार करती है भाई, बहुत ज़्यादा। और रविशंकर भी भाभी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अपनी पूरी लाइफ तबाह कर ली। ये घर मेरा है। तुम सोचते हो तुम ले करके भाभी को दे दोगे, हो नहीं सकता। केस लड़ो, जो करना है करो, उसके बाद बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना। और जो ये बोलते हो ना हर बार में कोर्ट में साबित करना, कोर्ट में साबित करना, अरे तुम केस कर, तुमने बोला है ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बोला है कि भाई मैंने केस किया है।
दिसंबर में केस किया है, इस टाइम पे मई चल रही है, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ डॉक्यूमेंट्स का, मेरे को मिल जाए मैं केस लड़ना स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो बातें उतनी करो, मुँह उतना खोलो जितना चलता है। हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए मैं बैठी हूँ ना। क्यों परेशान हो रहे हो बेवजह? चिल्लाना क्यों कर रहे हो? जितना तुम जो चिल्लाते हो, जितना वो करते हो, उतना ही तुम्हारी सच्चाई निकल के सामने आती है।